मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, वाणिज्य व्याख्याता, श्री राम गोपाल गड़ोदिया, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। आपका वाणिज्य की क्लास में आपका स्वागत है। 12वीं कक्षा के अंदर अपने वाणिज्य के अंदर व्यवसाय अध्ययन जो है वो विषय है। अपने मुख्य रूप से वाणिज्य के अंदर 3 विषय हैं: लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन और ऑप्शनल विषय के अंतर्गत अपने आता है इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। अपन व्यवसाय अध्ययन अपन को एक अध्ययन करना ही पड़ेगा 12th क्लास के अंदर। व्यवसाय अध्ययन के अंदर सबसे पहला अपना टॉपिक आता है वो है प्रबंध। हालांकि व्यवसाय अध्ययन से पहले अपना इसका नाम व्यवसाय प्रबंध ही था। व्यवसाय प्रबंध का मतलब है कि हम व्यवसाय का प्रबंध किस प्रकार से कर सकते हैं। अब सबसे पहले दिमाग में अपने बात ये आती है कि प्रबंध क्या है। पहला अपना टॉपिक है वो है प्रबंध, और सबसे पहली बात यही आती है अपनी कि प्रबंध क्या है। व्यक्ति अपने समाज में रहता है, समाज में रहता है, उठता है, बैठता है, किस प्रकार से अपना रहन सहन है उसका, यही व्यक्ति क्या कर रहा है, ये उसका क्या है, प्रबंध है। हालांकि प्रबंध जो है वो दिखाई नहीं देता है। प्रबंध अदृश्य होता है जिसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी सफलता या असफलता, हम जो भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं उसकी सफलता या असफलता का कारण ही क्या है, होता है प्रबंध होता है। अगर हम सामान्य बात करें कि व्यवसाय प्रबंध जो है एक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, व्यक्ति स्वयं अपना स्वयं तो प्रबंध करता ही करता है, अपने जीवन यापन कर रहा है, अपना स्वयं का प्रबंध कर रहा है। और जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बात आती है, समूह की बात आती है, अधिक व्यक्तियों की बात आती है, वहाँ पर प्रबंध करना ही होता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जाते हैं तो समूह बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, और समूह और संगठन में प्रबंध की आवश्यकता होती है। सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार में रहता है, परिवार में रहकर, अपने परिवार के सदस्यों के साथ में रहकर, समूह में रहकर, समाज में रहकर एक रचना का निर्माण करता है और अपने जीवन यापन करता है। उस जीवन यापन में किस प्रकार से अपना रहन सहन का, उसका तरीका किस प्रकार का है, और प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का वो सदुपयोग किस प्रकार से कर रहा है, वो अपने स्वयं का प्रबंध कर रहा है। व्यक्ति अपने उन प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से कर रहा है, उनका सदुपयोग किस प्रकार से कर रहा है, यही उस व्यक्ति के लिए क्या है, प्रबंध है। यह प्रबंध अध्ययन माना गया है। यानी व्यक्ति अपना जो भी कार्य करने के लिए जा रहा है, जो कार्य कर रहा है, सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार में रहता है, समूह में रहता है, उस समूह में वो किस प्रकार से प्रबंध कर रहा है। अब बात आती है अपनी कि उन संसाधनों का उपयोग वो अपने ज्ञान, चातुर्य, कला आदि के आधार पर करता है। कि प्रबंध का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब हम कैसे कह सकते हैं कि प्रबंध का एक कोई निश्चित समय है या कोई किसी विशेष सभ्यता विशेष के अंदर हुआ है। अब हम ये कह सकते हैं कि जब से पहले मानव खानाबदोश था, आदि मानव जो था वो खानाबदोश था, घूम घूम कर जंगलों में घूमता था, जहाँ पर भी उसको कुछ खाने को मिल गया वहाँ पर रहता था, वहीं गुफाओं में सो गया, अपना जीवन यापन करता था। लेकिन एक स्थान पर रहने लगा, उसने पहिए का आविष्कार किया अपने 8000 वर्ष पूर्व, यानी जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता 8000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी। अपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है, मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, और अपने कालीबंगा जो है अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, तो उनके जो खुदाई के जो अवशेष मिले उस सभ्यता से अपना प्रबंध माना गया है। उसके खुदाई के अवशेष मिले, उस खुदाई के अवशेष में बड़े बड़े स्नानागार, एक व्यापार की भी व्यवस्था थी। कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? हनुमानगढ़ जिले में अपने कालीबंगा स्थान है, उसकी खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वो कालीबंगा उसका नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ पर काली कांच की चूड़ियाँ मिली। काली कांच की चूड़ियाँ 8000 वर्ष पहले अगर कांच का आविष्कार था
तो निश्चित है कि उस समय व्यापार का भी आविष्कार था, और व्यापार का आविष्कार था तो पहिए का आविष्कार था, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। और कांच की चूड़ियाँ बनी है तो निश्चित है कि मशीनों का भी आविष्कार हो चुका था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मानव एक स्थान से रह करना शुरू कर दिया, उसने व्यापार शुरू कर दिया, वस्तु विनिमय शुरू हुआ था, आज का मुद्रा विनिमय है। तो जिस सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि उस समय व्यापार का विकास था, तो उन लोगों का प्रबंध किस प्रकार का रहा होगा। सामाजिक प्रबंध, सामाजिक प्रबंध के अंदर अच्छे मकान बनाना, पक्के मकान थे, स्नानागार है, शहर से गंदे पानी के निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था है, ये सभी उनकी खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उस समय भी हम ये कह सकते हैं कि एक व्यापार जो था वो एक अपनी चरम सीमा पर था। वो एक कारण रहा होगा कि वो सभ्यता नष्ट क्यों हुई, किस कारण से हुई, ये हम इसकी गहराई में हमें नहीं जाना है। लेकिन खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे हमें पता चलता है कि उनकी प्रबंध की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसके कारण से उन्होंने अपना विकास किया। अब प्रबंध जो है मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अगर हम वर्तमान प्रबंध की बात करें, वर्तमान अगर प्रबंध की बात करें हम तो प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक सभी स्थानों पर किया जाने वाला, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक आदि। सामाजिक व्यक्ति समाज में रहकर समाज के लोगों के लिए कार्य करता है। राजनीतिक राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति किस प्रकार की है। धार्मिक, धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यवस्था किस प्रकार की है। आप आए दिन देखते हो कि धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत भगदड़ मच जाती है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहीं जाते हैं कोई धर्म क्षेत्र विशेष के अंदर होती है, भगदड़ मच जाती है, तो हम यही कहते हैं कि प्रबंध की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं थी, जिसके कारण से भगदड़ मच गई। भीड़ चाहे कितनी ही हो, धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति कितने ही हो, अगर प्रबंध की व्यवस्था अच्छी होती है, आने जाने वाले व्यक्तियों की व्यवस्था अच्छी होती है, तो हम यही कहते हैं कि धार्मिक व्यवस्था अच्छी है। शैक्षणिक, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के जो संसाधन है वो सभी को प्राप्त होते हैं। शिक्षा किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं दी जाती है, समूह विशेष को दी जाती है। लेकिन कुछ ही संस्थाएं इस प्रकार की होती है जो अपने उच्च श्रेणी प्राप्त करती है। तो जब प्रबंध है वो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक सभी स्थानों में हो सकता है, तो व्यवसाय का क्षेत्र है वो इससे वंचित कैसे रह सकता है। व्यवसाय का क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में मुख्य संसाधन होते हैं सामग्री, मानव, मशीन, मुद्रा, विधि और बाजार। जो प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन है व्यवसाय के अंदर, जो आज के संसाधन हैं वो मुख्य रूप से 6 संसाधन हैं। 6 संसाधनों में सबसे पहले 6M कार्य करते हैं। सामग्री, मटेरियल, मानव, मेन, मशीन, एम, मनी, विधि, मेथड और मार्केट आदि। सामग्री, कच्चे माल का उपयोग व्यक्ति करता है, कौन किससे करवाता है, मानव। मानव मशीन पर कार्य करता है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। और विधि, प्रत्येक व्यवसायी है वो सामग्री का प्रयोग कर सकता है, रॉ मटेरियल अच्छा ला सकता है, मानव कर्मचारी अच्छे ला सकता है, मशीन अच्छी मशीन क्रय कर सकता है, धन की भी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन विधि कौन सी अपनाएं, मेथड कौन सा अपनाएं। और जो व्यवसायी अच्छा मेथड अपना लेता है और वो मेथड अपनाकर उस वस्तु का जो प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन को अपने प्रबंध के जरिए मार्केट, बाजार के अंदर उस वस्तु को प्रस्तुत करना। केवल प्रोडक्शन करना प्रबंध नहीं है, उस प्रोडक्शन को अपने मेथड के जरिए मार्केट के अंदर प्रस्तुत करना और प्रतिस्पर्धा, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, उस प्रतिस्पर्धा के बाजार में उस वस्तु का विक्रय कर देना वो प्रबंध है।
तो एक श्रेष्ठ व्यवसायी वही है जो अपने प्रबंध के जरिए अपनी वस्तु विशेष को मार्केट में बेच देता है। इस प्रकार से अपने व्यवसाय के अंदर शिक्षण संसाधन कार्य करते हैं। ये जो शिक्षण संसाधन हैं इनके जरिए प्रबंध का कार्य किया जा रहा है। अब बात आती है अपनी कि इन संसाधनों का समुचित उपयोग एक व्यवसाय के द्वारा किया जाता है। बिल गेट्स को पूछा गया, बिल गेट्स एक बहुत बड़ी संस्था का प्रबंधक है, उससे पूछा गया कि आप इस मुकाम पर पहुंचे तो इसका कारण क्या है। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हमारी प्रबंध की जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि जहाँ पर प्रबंध की व्यवस्था अच्छी नहीं है, हम स्वयं कह देते हैं, हम किसी सामान्य परिवार में भी जाते हैं, सामान्य परिवार के अंदर अपने सामाजिक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, इस भोज इत्यादि में जाते हैं, तो उस समय अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, लेकिन हम बाहर आकर यही कहते हैं कि वहाँ पर संसाधन तो बहुत थे लेकिन प्रबंध की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो बिल गेट्स ने ये कहा है कि हमारी प्रबंध की व्यवस्था इतनी अच्छी है, मानव हमारे कर्मचारी इस प्रकार के हैं जिनकी प्रबंध व्यवस्था इस प्रकार की है, जिसके कारण से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अब बात आती है अपनी कि प्रबंध एक सामान्य है, सामान्य एक व्यवस्था है कि किसी कार्य को कैसे किया जाता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर सकता है। जहाँ पर संस्था का आकार बड़ा होता है, जहाँ संस्था का आकार बड़ा होता है वहाँ पर अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, और उन कर्मचारियों की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। एक प्रबंधक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, वो अपने अधीनस्थों को कार्यभार सौंपना ही पड़ता है, अपने अधीनस्थों को प्रबंध की व्यवस्था करनी ही पड़ती है। उन अधीनस्थों को प्रबंध की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, क्योंकि संस्था का आकार बड़ा है, अपने अधीनस्थों को कार्यभार सौंपना ही पड़ता है, और यही क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। इस प्रकार से प्रबंध जो है वो सभी स्थानों पर सार्वभौमिक है, सभी स्थानों पर किया जाता है, और व्यवसाय के क्षेत्र में तो विशेष तौर से किया जाता है। अब देखिए, व्यवसाय जो है एक समय विशेष था जब एक स्थानीय व्यवसाय हुआ करता था, स्थानीय स्तर पर व्यवसाय होता था, संसाधन थे वो भी उतने नहीं थे। आज के जो हम संसाधन देख रहे हैं वो संसाधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे, सूचना तंत्र नहीं था, इस के कारण से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का भी अनुभव करना पड़ता था। लेकिन आज के जो विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए संसाधन हैं, तो आज का व्यवसाय वो स्थानीय स्तर का न रहकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का हो गया है। विश्व व्यापार सो संगठन है, यानी कोई भी देश एक दूसरे देश से व्यापार कर सकता है। पहले इस प्रकार के प्रतिबंध थे, आजकल विशेष कारण से कोई देश से प्रतिबंध लगता है तो एक अलग बात है, बाकी एक दूसरे देश हैं वो अपना व्यापार करते हैं, और इस व्यापार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में प्रबंध का महत्व है वो क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार में हम प्रबंध की व्यवस्था किस प्रकार से करें। अब बात आती है अपनी मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार परिभाषा, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रबंध अकेला प्रबंधक कुछ नहीं कर सकता है, वो अपने अधीनस्थ से कार्य करवाता है दूसरे व्यक्तियों से। यानी कार्य किस प्रकार से, प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन वो पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करता है, लेकिन प्रबंध के कारण वो अपनी पूर्ण क्षमता दिखाकर कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रबंधक है वो दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाता है। ग्लुएक के अनुसार संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी संस्था है वो बिना उद्देश्य के कार्य नहीं कर सकती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रबंध सार्वभौमिक है और प्रत्येक क्षेत्र का अपना अपना कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो प्रबंध संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग है। मानवीय संसाधन, क्योंकि किसी भी संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों के कारण ही संस्था का उत्थान होता है। और भौतिक संसाधन, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इन भौतिक संसाधनों का जो तालमेल है, उन तालमेल को बिठाकर प्रभावकारी उपयोग करना ही प्रबंध कहलाता है। इस प्रकार से प्रबंधक अपनी
संस्थाएं मानवीय और भौतिक संसाधनों का उपयोग कर प्रभावकारी उपयोग करता है और अपनी संस्था को सफलता की ओर अग्रसर करता है। आज हमने व्यवसाय के अध्ययन के बारे में पढ़ा, इसको और परिभाषा, क्योंकि अपने किसी भी क्षेत्र में अगर जाते हैं तो उसकी परिभाषा को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। और विशेष तौर से तो अपने व्यवसाय अध्ययन के अंदर, व्यवसाय के अध्ययन के अंदर प्रत्येक क्षेत्र इस प्रकार का है। जैसे जैसे अपने आगे टॉपिक में चलते रहेंगे, परिभाषाओं पर विशेष ध्यान रखना है। अर्थ और परिभाषा अगर हमारे ध्यान में है तो आगे की जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ सकते हैं, उनका एक्सप्लेन कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।